चलो क्लास 10th का स्टार्टिंग चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एकदम बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बोर्ड्स में वेटेज भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में बस 4 ही चैप्टर्स हैं, थोड़े से लेंथी हैं पर मेरे हिसाब से बहुत इजी हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो। 10th क्लास को अच्छे से कंप्लीट करने का एक ही तरीका हो सकता है जो मेरी नज़र में है, जितना आज पढ़ाया है उतना घर जाओ तुरंत याद कर लो। आप उसे कल के लिए मत छोड़ो। आप इमेजिनेशन करो 1 घंटे में कोई ट्यूशन वाला कितना ही पढ़ा पाएगा। अब हमें मुश्किल से 3 से 4 पेज ही आप नोट डाउन करके जा पाते होंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाना है। तो उसे याद करने में तुम लोगों को घर पे भी हार्डली 1 ही घंटा लगेगा बस। ठीक है, तो पूरी साल बस एक ही चीज़ याद रखना, जितना आज पढ़ा है घर जाके आज उतना ही याद कर लो एंड बिलीव मी 95 से अबव ही मार्क्स आएंगे। बस इतना सा लाइफ में चेंज करना है। ठीक है, 10th क्लास की स्टडी बहुत ही इजी है, बहुत इजी है कंपेयर टू 9th। ठीक है, साइंस बहुत इजी है, मैथ्स भी बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक, जिस दिन जो पढ़ेंगे उसका PDF सेम डे में भेज दूंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। लाइक आज आप लोग उसे याद करोगे ना, PDF से रीड करोगे, याद करोगे, तो फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को वर्कशीट मिलेगी ताकि आप उसी चीज़ को 2 दिन कर पाओ। अगर मैं सेम डे वर्कशीट भेज दूंगी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज उसे याद करो, अगले दिन फिर से क्वेश्चंस करते हुए दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो दैट्स वाई वर्कशीट नेक्स्ट डे तुरंत मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को सेम टॉपिक 2 दिन करना होगा तो थोड़ा सा याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, हालांकि सिलेबस में है नहीं पर मेरे को एक बार बताना है कि हमारी लाइफ में कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। पढ़ा था 9th क्लास में, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स यहाँ पर हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या था? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था। और केमिकल चेंज क्या होता था? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा तो ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिजिकल चेंज में आप कह रहे हो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, तो जब कोई नई चीज़ बनी नहीं तो नई प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी। केमिकल चेंज में आप बोल रहे हो न्यू सब्सटेंस क्रिएट होगा, तो जब कोई नई चीज़ बनेगी तो प्रॉपर्टीज़ भी तो न्यू ही आ जाएंगी। सही बात है ना? और क्या होता है फिजिकल चेंज में? सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही थी, है ना? तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो रिवर्सेबल होगी। लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पानी है ना? पानी को फ्रीज कर दो तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में हो गया, पर पहले भी फॉर्मूला क्या था? H2O। और जब वो आइस में कन्वर्ट हुआ तब भी फॉर्मूला कितना है? तो पहले भी H2O हुआ, अब भी H2O है। तो दैट इज फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस बना ही नहीं, पहले भी H2O अब भी H2O, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी ना, तो नई प्रॉपर्टी भी नहीं आई, बस फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। लिक्विड से कौन से स्टेट में पहुंच गया? सॉलिड। अब आपको पता है बर्फ़ को गर्म करो तो वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। दैट्स वाई आप लोगों ने कहा कि फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल। समझ आ गई ना मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? अब एक एग्जांपल केमिकल चेंज का ले लेते हैं। पेपर सबसे बेस्ट एग्जांपल। पेपर को जला दो, जब आप पेपर को जलाओगे तो क्या बनेगी? राख, ऐश बनेगा। तो पेपर अलग कंपाउंड है, ऐश अलग कंपाउंड है, तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई और रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप लोग राख से वापस पेपर क्रिएट नहीं कर सकते। तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। इसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, इसमें एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आती हैं। इसे रिवर्स कर सकते हैं और इसे रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है लकड़ी को काटना, बर्फ़ को मेल्ट करना, सही है ना? किसी भी चीज़ को बर्न करना, आपके फ्रूट्स का पक जाना, है ना? जब फ्रूट्स हमारे पकते हैं, राइप होते हैं, तो न्यू कंपाउंड बनता है ना। क्लियर हो गया? तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ केमिकल चेंज के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, फिजिकल चेंज का हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे को आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या समझाना है? केमिकल चेंज। अब आप एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अच्छे से केमिकल चेंज को समझाते हैं। हम लोगों ने ना एक मैग्नीशियम रिबन लिया। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है ना, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, है ना? कुछ क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है?
आप लोगों को एक बात याद दिलाती हूँ, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर याद कर लो। कहा था? अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। अगर आप लोगों को ना भी याद है ना, अगर आप लोगों ने याद नहीं किए तो प्लीज़ अब कर लेना 12, अब 30 तक कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है 30 तक याद करके लेकर आना, तो केमिस्ट्री अपने आप ईजी लगेगी। एटॉमिक नंबर से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो कल 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना। एक साथ याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में 15 तक याद कर लेना, उससे नेक्स्ट क्लास में 30 तक याद कर लेना, पर एटॉमिक नंबर याद ज़रूर कर लेना। अभी तुम लोगों ने मुझे क्या बोला, जो हमारा मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तुम लोगों ने मुझे कितना बोला? 12। मुझे एक बार बताओ कौन सा कलर ज़्यादा विजिबल है, ब्लैक, सॉरी रेड, ब्लू या फिर ये वाला, ये ज़्यादा बेटर है ना? ठीक, ओके चलो। मैग्नीशियम 12 हम लोगों ने बनाना सीखा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब एक बात हमेशा के लिए याद रख लेना, जो मैं भी लिख रही हूँ हमेशा के लिए याद रख लेना, जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे उन्हें आप लोग मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमेशा याद रखना। अब जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 आएंगे उन्हें आप लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, ठीक है ना। और जिसके आउटर मोस्ट में 8 होंगे वो आपके लिए क्या होगा? नोबल गैस। क्या होगा? और जिसके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं ना, वो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, वो शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इतना याद रखेंगे। जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? मेटल। जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? और जिनके आउटर मोस्ट में 8 है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये पूरी 10th क्लास में याद रखना है। 4 चैप्टर्स मुझे पढ़ाना है, चारों में मेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो आप कहोगे हमें याद करना है, याद नहीं करना है, आप लोगों को ये याद करना है। एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे और फिर बताओगे कि कौन सी चीज़ क्या है, याद नहीं करोगे। समझ गए ना मेरी बात? कोई दिक्कत है? अब बताओ एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 3, तो आउटर मोस्ट में 3 तो मेटल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, नॉन मेटल। समझ आ गया ना? ढूंढ लोगे मेटल नॉन मेटल क्या है, और ज़्यादातर मुझे मेटल नॉन मेटल की जरूरत पड़ेगी, मेटलॉइड्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस ऑर्गेनिक में समझाना है। फिलहाल तो तुम्हें मेटल और नॉन मेटल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने तुम लोगों को बोला कि सबसे पहले क्या ले लो? एक मैग्नीशियम रिबन ले लो, ठीक है। क्या ले लो? एक मैग्नीशियम रिबन। ये एक एक्टिविटी है जिसे मैं अभी आगे पढ़ाऊँगी। अभी तो तुम्हें मैं केमिकल रिएक्शन समझाना चाहती हूँ। तो पूरी एक्टिविटी का एक डायग्राम है, आगे से डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखो मैंने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन जो कि एक मेटल है, जो कि क्या है? एक। अच्छा आप लोग देखो, आपकी मम्मी पैर में पायल पहनती हैं जो किससे बनी होती है? सिल्वर। सिल्वर एक मेटल है, सही है ना। सिल्वर क्या है? एक। जब तुम्हारी मम्मी न्यू लेकर आती होंगी ना तो बहुत शाइन कर रही होती है, और धीरे 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 उसका शाइनिंग क्या होती है? खत्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैस से रिएक्ट कर लेती है। समझ गए ना मेरी बात? जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, सल्फर से या कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे 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 रिएक्ट करके अपने सरफेस को डल करते चले जाते हैं। समझ गए ना मेरी बात? कोई दिक्कत है ना? सिमिलरली मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। तो आपने मेटल की एक पतली सी रिबन लिया, अब वो ऐसे रखा होगा तो फिर इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, तो उसके सरफेस पे ना डल सरफेस क्रिएट हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? जो किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्योंकि अभी मैंने बोला ना, जो आपका मैग्नीशियम है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है? जिसकी वजह से डल सरफेस हो रहा है। तो डल सरफेस मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से होता है। समझ गए? तो पहले हम एक सैंड पेपर लेते हैं। सैंड पेपर पता है क्या होता है? बहुत रफ होता है। जब तुम लोगों ने कभी घर पे अपने वॉल्स पे पीओपी करवाई होगी ना, तो वो सैंड पेपर से इसे रब करते हैं जिससे ये सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए।
तो हम लोग सैंड पेपर लेते हैं और रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं ताकि ऊपर का डल सरफेस हट जाए और क्या निकल के आए, प्योर मैग्नीशियम। समझ गए ना मेरी बात। मेरे पास इस एक्टिविटी के लिए डायग्राम है, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये हम लोगों ने ना मैग्नीशियम रिबन लिया है और इसे इस टोंग की हेल्प से पकड़ा है, क्योंकि तो ऐसे थोड़ी लगा देंगे क्योंकि इसमें से बहुत ड्रिजलिंग लाइट निकलेगी। फिर हमने ये बर्नर लिया, इसमें से आग है और हम इसे बर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक चाइना डिश रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो तो ऐश निकलती है, तो हम इस चाइना डिश के अंदर उस ऐश को कलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप इस रिबन को बर्न करते हो ना, तो ये ना इतनी वाइट लाइट से जलता है, बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। जैसे वेल्डिंग होती है ना, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ब्राइट लाइट इसके अंदर से निकलती है। इसे हम ड्रेजलिंग वाइट लाइट बोलते हैं। समझ गए। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे पहले मैंने सैंड पेपर से क्लीन कर लिया ताकि उसका डल सरफेस निकल जाए। फिर मैंने उसे बर्न किया, तो बर्न करने पर एकदम पहले तो बहुत ज़्यादा वाइट लाइट मिली, जिसे हम ड्रेजनिंग लाइट बोलते हैं। और उसके बाद ना हमारे पास राख बची, जिसे हमने इस डिश में कलेक्ट कर लिया। समझ गए। कोई दिक्कत है? तो जब भी आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो ना, आप बताओ कोई भी चीज़ जलती कब है? जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन। सही है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज़ बर्न। समझ गए। किसी भी चीज़ को अगर आपको जलाना है तो वहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए। जलती हुई चीज़ को बुझाने के लिए आप क्या करते हो? आप ब्लैंकेट को गीला करके ढक देते हो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाए। या फिर ये वाले जो होते हैं ना आग बुझाने वाले, वो गैस निकालते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या निकालते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही जल रहा है तो आपने इसके ऊपर वो डाला है ना, जिससे आग बुझाते हैं, तो उसके चारों तरफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, तो ऑक्सीजन कट जाएगी, तो फिर जलने से बच जाएगा, ये बुझ जाएगा। तो कोई भी चीज़ कब जलती है? जब उसे ऑक्सीजन मिलता रहे। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा ना, तो वो जलना भी बंद हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो अगर आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो तो आप उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो। किससे रिएक्ट करा रहे हो? समझ गए ना मेरी बात। अगर आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो तो हम उसे किससे रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, मैंने मैग्नीशियम लिया, अभी मैं लिखूंगी, फिर बाद में धीरे धीरे एक एक चीज़ समझाऊंगी। हाँ जी, अभी हम लोगों ने क्या लिया? मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। मैं इसको किससे रिएक्ट करा रही हूँ? ऑक्सीजन से। तो इसलिए मैंने इधर प्लस का साइन लगा दिया और मैं इधर फिलहाल तुम लोगों को समझाने के लिए ऑक्सीजन लिख देती हूँ कि मेरा मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। और जब ये रिएक्ट कर रहा है ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा लाइट हुई और फिर मुझे एक ऐश मिला, और वो जो ऐश था ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखो, मैग्नीशियम था बट अब मैग्नीशियम नहीं बचा, अब क्या बना है? नई चीज़, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम रिबन है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी अलग थी, और जब हमने अपनी ऐश की प्रॉपर्टी देखी तो वो बिल्कुल अलग थी। तो न्यू कंपाउंड बन गया, न्यू प्रॉपर्टीज़ भी मिल गई। दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। समझ आ गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कोई दो चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन होकर एक नई चीज़ बना रही होती है। समझ गई ना मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? पक्का समझ आ गया ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है और एक नई चीज़ बनाई है। मैग्नीशियम अपने आप में एकदम अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एकदम अलग चीज़ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ना मैग्नीशियम से मिलती है ना ऑक्सीजन से, ये अपने आप में बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड है। तो केमिकल रिएक्शन में एक नई चीज़ सामने आई है जिसका ना इससे कोई प्रॉपर्टी मैच करती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ ना मैग्नीशियम से मिलती है ना ऑक्सीजन से, मतलब ये एक नया कंपाउंड है। दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम था, यहाँ पर भी मैग्नीशियम मिल ही रहा है ना। यहाँ ऑक्सीजन था तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको मिल रहा है ना। तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई एटम नया क्रिएट हो जाए, अपने आप कोई एटम क्रिएट नहीं होता है। जो रिएक्ट करने वाले होते हैं ना, वही एटम आपको नए कंपाउंड में भी मिलेंगे। समझ गए ना मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ ऑक्सीजन था। क्या यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिख के दिया मैंने? कहीं पर भी मैंने हाइड्रोजन एटम यूज़ किया?
कहीं पर भी सोडियम एटम यूज़ किया, कहीं पर भी मैग्नीशियम यूज़ किया, मतलब मैग्नीशियम तो था ही। मैं कह रही हूँ कि जो एटम्स रिएक्ट करने जाएंगे ना, वही आपको न्यू कंपाउंड में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई नया एटम अपने आप आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एटम ख़त्म हो जाए। अगर मैग्नीशियम यहाँ है तो कंपलसरी यहाँ पर मैग्नीशियम होगा ही होगा। यहाँ अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 100% ऑक्सीजन होगा ही होगा। समझ गए ना मेरी बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर। ठीक है, कौन सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं? वाटर। वाटर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? H2O। अब H2O के अंदर ना मैंने करंट पास किया। क्या पास किया? समझ गए? जब आप पानी के अंदर करंट पास करते हो ना, तो उधर से ना गैस निकलेंगी। अभी हम लोग इसे भी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो तुम्हें अच्छे से बात समझ जाएगी। मैं जो समझाना चाहती हूँ भी वो समझो। जब आप इसमें से करंट पास करते हो ना, तो मुझे दो तरह की गैस मिलती हैं। तुम्हारे हिसाब से वो गैस कौन सी होनी चाहिए? जो एटम यूज़ हुए हैं वही तो मिलेंगे, कोई नया एटम तो आएगा ही नहीं। तो कौन सी गैस मिलेगी मुझे? हाइड्रोजन। और मुझे कौन सी गैस मिलेगी? समझ गई ना मेरी बात। तो जो एटम यहाँ हैं कंपलसरी यहाँ होंगे, कोई नया एटम जोड़ नहीं सकता और कोई एटम ख़त्म नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ना? बस इनके बीच के बॉन्ड चेंज हो जाते हैं। पहले इनके बीच में बॉन्ड अलग था, अब अलग अलग बॉन्ड क्रिएट हो गया। समझ गए मेरी बात? तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो एटम होंगे वो आपको मिलेंगे, कोई न्यू एटम ऐड नहीं होगा, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, न्यू कंपाउंड मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होंगी। समझ गए? अब जो चीज़ रिएक्ट करने आती है ना, उन्हें आप रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? वाटर। समझ गए? और रिएक्शन होने के बाद आपको जो नया कंपाउंड मिलता है उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आ गया? रिएक्टेंट आर दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने आएंगे, एंड प्रोडक्ट वो न्यू कंपाउंड है जो आफ्टर रिएक्शन आपको मिलेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आ गई मेरी बात समझ में? दोबारा समझाऊं क्या? तो अभी कुछ पॉइंट्स है जिसे आप लोगों को नोट करना है, पहले मैं समझा देती हूँ। पहला पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। आपके किसी एक एलिमेंट के जो एटम है ना, वो किसी दूसरे एटम में बदल नहीं सकते। जो एटम पहले हैं वो एटम आपको बाद में भी मिलेंगे। समझ गए ना मेरी बात? एलिमेंट तो चेंज हो जाएगा, जैसे पहले मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, तो अब नया का एलिमेंट मिला ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर एटम नहीं बदले। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। समझ गए ना मेरी बात? तो एटम चेंज नहीं हो सकते हैं, एलिमेंट बदलेगा। जैसे H2O था, H2O एक एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसके बाद जो मुझे मिल रहा है ना, तो एटम अब भी मुझे सेम मिल रहे थे, H2 और O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो एलिमेंट बदल गया पर एटम नहीं बदले। समझ गए मेरा फर्स्ट पॉइंट? कोई दिक्कत है? सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एटम का हुआ ना अभी रीअरेंजमेंट, H2O से H2 और O2 बन गया, तो एटम्स ने रीअरेंज कर लिया, पर एटम नहीं बदले, ना एटम डिलीट हुए ना एटम ऐड हुए। समझ आ गई मेरी बात? सेकेंड पॉइंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। समझ गए? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस आपको मिलेगा केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। समझ आ गया? नोट कर लो तीनों पॉइंट, आराम आराम से नोट करना, समझते हुए। किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है?
ओके डन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। ओके डन। अगर थोड़ा बहुत रुक गया है ना तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी ग्रुप में, है ना। चलो बढ़े आगे। चलो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, समझ गए ना मेरी बात। अब प्रोडक्ट तो नई चीज़ है ना, तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है एंड प्रोडक्ट इज अ न्यू कंपाउंड, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। जो भी पॉइंट्स अगर रह गए ना मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी तो आप नोट कर लेना। डन, कोई दिक्कत है क्या। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो मैंने तुम्हें अभी अच्छे से समझा दिया है ना। तो हम लोगों ने समझा कि रिएक्शन क्या होती है, अच्छे से समझ आ गया रिएक्शन क्या होती है। पार्टिसिपेट करने वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो न्यू कंपाउंड मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, है ना। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का, है ना, न्यू एटम्स क्रिएट नहीं होंगे। कोई दिक्कत है क्या। और जो भी न्यू कंपाउंड मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी, समझ गए। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है क्या, कि बिफोर बर्निंग आप लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हो या सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हो, जिसका रीज़न मैंने अभी बता दिया। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। क्या, मैग्नीशियम रिबन हैज़ अ कोटिंग ऑफ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक क्यों है वो अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा अपने थर्ड चैप्टर में। जो आपके मेटल्स होते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपके मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे से समझ आएगा थर्ड चैप्टर में। अभी मेरे को प्रॉपर लिखना था तो मैंने लिख दिया, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। अभी मैंने बताया मेटल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट आपके गैस से रिएक्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक इन नेचर है, तो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम रिबन के पास बेसिक ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है उसके सरफेस पर, जो क्यों बनती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन धीरे 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 आपके इन्वायरमेंट की गैस से रिएक्ट कर रहा है, समझ गए। तो इसीलिए एयर में बर्न करने से पहले हम रिबन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि हम लोग इसकी लेयर को रिमूव कर पाएँ, समझ गए मेरी बात। इस लेयर को, ये जो किस चीज़ की लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसे हमें रिमूव करना होता है बर्न करने से पहले। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नोट करना है इसे बाद में, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप इस पर छोड़ देना, पर इसे लिख ज़रूर लेना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बना लेना और साथ साथ उसे याद कर लेना। तो अब मैंने बात तो कर ली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं वो बता देती हूँ। जो आपके रिएक्टेंट होते हैं ना उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जैसा कि मैं अभी लिख रही थी। आप लोग देखो, आप लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों ने मैग्नीशियम लिया, फिर आपने उसकी रिएक्शन किससे कराई थी, ऑक्सीजन से कराई थी। तो जो आपके रिएक्टेंट होते हैं उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और उनके बीच में प्लस लगा देते हैं। मान लो अगर वाटर भी होता तो मैं प्लस लिख के इधर वाटर लिख देती, समझ गए मेरी बात। फिर हम एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि अब रिएक्टेंट किस में बदलने जा रहा है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को आप यहाँ पर अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख देते, राइट हैंड साइड लिख देते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं, फिर एक एरो बनाया जाता है और प्रोडक्ट को फिर हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। अब ज़रा सुनो मेरी बात, मैं इतनी बड़ी बात बोलूँगी कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये लाइन लिखने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जो केमिकल चेंज हो रहा है ना
इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे लिखना शुरू किया, तो ऐसे इजीली समझ आ गया ना, इतना ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। पर फिर सोचा कि इतना लिखने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग समझ पा रहे हो ना, मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट किया जा रहा है। अब मैं बर्न कर रही हूँ ना, तो हम यहाँ पे हीट लिख देते हैं। हीट मतलब आप सप्लाई कर रहे हो, हीट है ना, तो बर्न कर रहे हैं। तो फिर या फिर आप यहाँ पे कंबशन भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि मैं बर्न कर रही हूँ तो मैं कंबशन भी लिख सकती हूँ। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो साइंटिस्ट ने कहा इसमें भी टाइम लग रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम सिंबल्स यूज़ करें। क्या यूज़ करना शुरू करें? तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? फिर यहाँ पर हीट का सिंबल भी बना सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ना, इसका मतलब होता है हीट करना, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? अभी किसी को याद है मैंने MgO क्यों लिखा? हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती थी? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती थी? तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा ना, तो Mg का भी 1, ऑक्सीजन का भी 1, तो क्या बन गया? MgO। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया ना? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं और इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल। तो केमिकल इक्वेशन क्यों बनाई गई? ताकि किसी भी केमिकल चेंज को हम बहुत कम वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकें और हमें सारी नॉलेज भी मिल जाए। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। इन दोनों को बर्न करने पर हमें ये मिला। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या? डन? चलो नोट करना है। जैसे ही नोट हो जाए बच्चों बता देना। डन? चलो अब हमने पढ़ लिया कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया, है ना, जिसे हमने केमिकल इक्वेशन बोला। अब मुझे कुछ केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें जो आप देखकर बता सको कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है सब में ये सारी चेंजेस होंगे, पर कुछ रिएक्शंस को हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर अभी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस। टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कुछ रिएक्शंस जब होती है ना तो उनके अंदर से गैस निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? जैसे बर्निंग, पेपर को जलाते हो तो धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तो जब धुआं निकलता है तो आपको पता चल जाता है ना कि अभी बर्न होना शुरू हो रहा है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जब उनमें काम हो रहा होता है तो उनके अंदर से क्या निकलने लगती है? गैस। पर सब में से निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझ गए ना। सब में से निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में होता है। जैसे कि मेरे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल तो बर्निंग है ना। कोयले को जलाओ धुआं निकलता है, पेपर को जलाओ धुआं निकलता है, तो दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड होती हैं बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझ आ गया? ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आगे दोबारा से रिपीट करूँगी। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अभी हमने मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन लिखी थी, याद रखेंगे। ऐसे बोला जाता है बोर्ड्स में क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। X इज अ सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग गिव्स ड्रेजनिंग लाइट। व्हाट इज X? तो आपको पता होना चाहिए, जो ड्रेजनिंग वाइट लाइट के साथ बर्न हो रहा है वो मैग्नीशियम है। तो X कौन सा सब्सटेंस हो गया? मैग्नीशियम। समझ गए? फिर कभी कभी बोल देते हैं कि X को बर्न करने पर Y मिला और Y बेसिक ऑक्साइड था। तो अब आपको पता है X क्या है? मैग्नीशियम। तो उसको बर्न करने से क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मेटल का ऑक्साइड इसलिए वो बेसिक इन नेचर है। तो आप बोल देंगे Y इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ आ गया बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ड्रेजनिंग वाइट लाइट सिर्फ मैग्नीशियम रिबन ही दे रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कलर चेंज होगा
तो उस बिहाफ पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि ग्रीन कलर से ब्राउन कलर बन गया, तो ग्रीन कलर कौन सा कंपाउंड है, समझ गए, ब्राउन कलर का कौन सा कंपाउंड है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। डन, आगे बढ़े। अभी मैंने बोला कुछ केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टराइज्ड है कि उनमें गैस निकलती है। जैसे ये यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ, आप लोग देखो, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने जिंक के टुकड़े रखे हैं। किसके टुकड़े रखे हैं? जिंक मेटल है, ठीक है, जिंक क्या है? एक मेटल। अब हम लोगों ने ना यहाँ पे जिंक के टुकड़े रखे हुए हैं और इसमें हम लोगों ने डाल दिया एक एसिड। अब आप लोगों को 3 एसिड याद कर लेने हैं, ठीक है, लिख लो, अभी इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सबको याद होना चाहिए, ये तीनों एसिड टिप्स पे याद कर लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, लिख लिया। दूसरा सेकंड नाइट्रिक एसिड, मैं लिखूं क्या? पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा मैंने बोला नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है। ये तीनों एसिड के नेम याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों एसिड्स बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होंगे एंड तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तीनों के नाम, तीनों का फॉर्मूला सब याद करके रखना है आप लोगों को। चलो, तो मैंने यहाँ पर ना इस तरह से यहाँ पे जिंक के टुकड़े रखे हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, ठीक है। तो जब और हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया ताकि अगर कोई गैस निकले तो वो बाहर न निकल जाए। फिर इस कॉर्क में होल करके डिलीवरी ट्यूब लगाई, एक और टब लिया, इस टब के अंदर है ना हमने सोप सॉल्यूशन रखा है, मतलब पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट घोल दिया, दैट इज सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, जैसे ही जिंक के टुकड़े इस HCl में डाले ना तो हमने देखा इसमें बुलबुले उठने लगे, बबल्स रिलीज हुए। तो बबल्स तो गैस के ही रिलीज होते हैं ना, ठीक है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गैस निकली होगी, तभी तो बबल निकल रहे, ठीक है। अब उस बबल को ऊपर उठेगी, गैस है, वो गैस इस ट्यूब से इसके ऊपर आएगी, तो हमने देखा यहाँ पर ना बबल्स क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। फिर हमने एक कैंडल स्टिक लाए, ये एक कैंडल स्टिक, तो जब इस कैंडल स्टिक के माउथ को इनके पास रखा ना तो एकदम पॉप साउंड आई और पॉप साउंड के बाद ही कैंडल बुझ गई। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही कर सकती है, ये हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग है जो एग्जाम में बहुत पूछी गई है। व्हाट इज़ द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो क्या है हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग? जब हम लोग बर्निंग कैंडल स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। समझ गए हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग क्या है? तो यहाँ पे पता चल गया ना गैस निकली है, तो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे गैस निकल रही है। समझ गए? सब में हो, सारी रिएक्शंस में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, और सारी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकले ये भी ज़रूरी नहीं है। समझ आ गई ना मेरी बात? तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर गैस निकलती है, जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी हम आगे पढ़ेंगे, तब तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार इसकी रिएक्शन लिख के दे देती हूँ, हालांकि मैं तुम्हें इसे आगे समझाऊंगी कि क्या होता है, पर अभी समझा देती हूँ। हमने यहाँ पे जिंक लिया था, क्या लिया था? फिर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करानी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। रिएक्शन कराना है तो बीच में प्लस लगा दिया। अब इनकी रिएक्शन करने से ये अलग निकल गया। आप बोल रहे हो ना हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप लोगों ने इसकी टेस्टिंग भी कर ली। इसकी टेस्टिंग क्या है? पॉप साउंड के साथ बर्निंग कैंडल स्टिक बर्न होती है, ठीक है। अभी मैंने बोला ना एटम्स रीअरेंज होंगे और कोई नया एटम नहीं आएगा, तो ये तो निकल गया। तो अब जिंक को किससे जोड़ना पड़ेगा? Cl से। अब जल्दी से मुझे बता दो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ZnCl2। तो यहाँ पर क्या बनेगा साथ में? ZnCl2। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है ना?
तो यहाँ पर क्या निकला है, एक गैस। क्या निकली, एक। और जब भी कोई गैस निकलती है ना बच्चों, तो हम लोग ना ऐसे एरो बना के ऊपर की तरफ शो कर देते हैं, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ उठती है ना, तो जो गैस के साइड में हम ऐसे ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये गैस है। समझ आ गया। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें से गैस निकलती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, और इसको अभी हम आगे एक बार और करेंगे। अच्छे से समझ आ गया ना। वैसे जिंक को किससे रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। अभी पता है हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिंक एक मेटल है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन। पर ये हम सेकंड चैप्टर में बात कर लेंगे। अभी बस तुम लोग ये देख लो कि जिंक है, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, और जिंक ने क्लोरीन से रिएक्ट कर लिया, और हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकल रही थी, जिसकी टेस्टिंग क्या है, बर्निंग कैंडल स्टिक का पॉप साउंड के साथ बर्न होना। समझ आ गया। कोई दिक्कत इस प्रॉपर्टी में, कोई दिक्कत। चलो अब देखते हैं तुम लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैस का निकलना, एंड आप लोगों की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्रेसिपिटेट का बनना। अब सबसे पहले मुद्दा तो यही है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब आप दो कंपाउंड्स, कोई भी दो कंपाउंड्स का रिएक्शन कराओ, ठीक है। अब आपने एक कंपाउंड के अंदर दूसरा कंपाउंड बनाया और उनमें केमिकल चेंज होगा तो नया कंपाउंड बनेगा ना। तो कोई ऐसा कंपाउंड बने जो लिक्विड के नीचे इकट्ठा हो जाए। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे पानी में रेत डाल दो तो उनमें रिएक्शन तो नहीं हो रही है, बस मैं समझाना चाह रही हूँ। रेत नीचे बैठ जाएगा ना, रेत सॉलिड है, पानी में घुल नहीं रहा ना, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। समझ गए। तो जब आप किन्हीं दो चीज़ की रिएक्शन कराते हो और उनकी रिएक्शन के बाद एक ऐसा कंपाउंड बने जो लिक्विड में ना घुल के नीचे बैठ जाए सॉलिड स्टेट में, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ आ गया। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है ना, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए ना मेरी बात, कोई दिक्कत है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व ना होकर नीचे कलेक्ट हो जाए, दैट इज प्रेसिपिटेट, और वो सॉलिड स्टेट में होता है। और प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन हम लिखेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है। क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये रिएक्शन पढ़ानी है, तो वहाँ पर मैं प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, अभी मैंने समझा दिया। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, राइट। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें ली हैं। एक लिया है पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया है, पोटेशियम। फॉर्मूला बताएगा कोई पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम क्या होता है, के। पोटेशियम इज के, आयोडाइड आई, आयोडीन। पोटेशियम की वैलेंसी, आयोडीन की वैलेंसी, तो इन दोनों को जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, के आई। सही है ना, पोटेशियम आयोडाइड। कोई दिक्कत है। तो इस वाले बीकर में ना हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, इस वाले बीकर में लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट NO3। अगर याद नहीं है तो 9th क्लास की बुक से याद कर लेना। थी ना पूरी एक टेबल जिसमें इनका सिंबल और इनकी वैलेंसी थी, वो याद करनी ही पड़ेगी। इसलिए कहा था 9th में याद कर लो, 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही काम आएगा। अगर याद नहीं है तो दोबारा कर लेना। चलो, लेड का सिंबल, सॉरी लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की तो क्या बनेगा, PbNO3 का होल 12। ठीक है ना। तो इसमें है पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट। तो जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाला ना, तो देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कौन सा कलर आ रहा है, और वो जो येलो कलर है ना वो नीचे बैठ गया। वो पोटेशियम अभी देखते हैं, पर देखो क्या बन रहा है, येलो कलर। वो येलो कलर नीचे बैठ गया ना, ऊपर नहीं है ना। वो तो ऐसे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है येलो कलर है, बट ये येलो कलर सिर्फ नीचे है ना। ये ग्लास है ना तो इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। अदरवाइज ये येलो कलर पूरा नीचे है, तो नीचे बैठ गया ना सॉलिड स्टेट में, तो क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। समझ आ गई ना मेरी बात। दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। अभी मैंने बोला किसको रिएक्ट कराना है, पोटेशियम आयोडाइड को। किसको रिएक्ट कराना है मुझे, और किससे रिएक्ट कराना है, नाइट्रेट।
पोटेशियम आयोडाइड को किससे रिएक्ट कराऊंगी मैं? लेड नाइट्रेट से। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये इससे जुड़ता है और ये इससे जुड़ता है। अभी आगे समझ आ जाएगा कौन किससे जुड़ेगा, वो आगे मैं समझा दूंगी। अभी तो बस मैं समझाना चाह रही हूँ कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट से जुड़ेगा तो बनाता है KNO3। क्या बनाता है? और आपका जो लेड है वो आयोडीन से जुड़ जाएगा तो बनाएगा PbI2। और रीज़न क्या है देख लो एक बारी। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी 1, तो क्या बनेगा? KNO3। लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1। सॉरी, अब लेड को आयोडीन से रिएक्ट करना था। हाँ जी, लेड किससे जुड़ेगा? आयोडीन से। आयोडीन की वैलेंसी 1, तो इट्स Pb1I2। समझ आ गई ना मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। ये जो येलो कलर है ना वो किसका है? जल्दी बताओ। नहीं, जो येलो कलर है वो लेड आयोडाइड का है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है ना, इसीलिए हमने उसे एरो में नीचे दिखा दिया। समझ आ गया? जो येलो कलर है उसे हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं ना, इसीलिए गैस में एरो ऊपर की तरफ था और प्रेसिपिटेट में एरो नीचे की तरफ। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। समझ आ गया? तो टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? आज के लिए इतना करें, ठीक है। जितना आज पढ़ाया है उतना घर पे जाके तुरंत याद कर लेना। वैसे भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, आज समझाने में टाइम कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। इतना तुरंत याद कर लेना, यहाँ तक कि PDF में ज़रूर सेंड कर दूँगी, ठीक है। शुरू करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने पे आपको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये वाली रिएक्शन याद है आप लोगों को? हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था, दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे ना, और कौन सा कलर फॉर्म हो गया था? तो कलर चेंज हो गया ना, तो आपको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या सारी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होगा? नहीं, मैं कह रही हूँ ये कैरेक्टराइज्ड सबके लिए नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शंस है ना, सब में कलर चेंज हो सब पॉसिबल नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें जब केमिकल चेंज होता है तो उनमें कलर चेंज हो जाता है, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है, मैं इसे आगे दोबारा से समझाऊंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, और ये रिएक्शन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। सिमिलरली नेक्स्ट ये वाली चेंज इन कलर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पर देखो ये क्रिस्टल्स है। किसके क्रिस्टल्स है? फेरस सल्फेट के, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं, फॉर्मूला बताओ फेरस सल्फेट का जल्दी से। FeSO4 बनाए एक बारी, चलो। फेरस में लिखना है Fe, सल्फेट क्या होता है? यही होता है ना, सल्फेट क्या होता है? SO4। फेरस बोल रही हूँ ना मैं, तो आयरन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? याद है बेटा वैलेंसी? अगर याद नहीं है ना तो 9th क्लास की बुक में वो टेबल थी वैलेंसी वाली, याद है ना, तो वो ज़रूर याद कर लेना। उसके बिना इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। आज हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं होगी ना तो बहुत दिक्कत होगी। समझ गए ना मेरी बात? तो प्लीज़ अगर याद नहीं किया है तो याद कर लेना। मैंने लास्ट क्लास में कहा था 1 से लेके 15 तक एटॉमिक नंबर याद करके लाना। हो गए? सबके हो गए? नहीं हो गए? देखो आप लोग 9th वाली मिस्टेक मत रिपीट करो ना 10th में। 9th में भी ऐसी था ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में 1 से लेके 30 तक कर लेंगे सब लोग, ठीक है। कल पे काम मत डालो, जो आज का है वो आज ही ख़त्म कर लो। तो हम नेक्स्ट क्लास में 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर याद करेंगे, और 9th क्लास में वो जो वैलेंसी वाली टेबल थी वो याद कर लोगे, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो सकता है ना, यहीं पर भी 1, यहाँ पर भी, तो क्या आएगा? Fe और क्या आएगा? SO4, दैट इज योर फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट इज FeSO4। ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? अब आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें इस ग्रीन कलर को डाल दो और आप इसे गर्म करो। तो जब आप इसे गर्म करोगे ना तो आप पता है क्या देखोगे?
पहले तो ऊपर से ना कुछ धुआं निकलेगा, क्या निकलेगा? गैस, क्या निकलेगी? और उसमें ना बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। किसकी स्मेल आएगी? लेदर देखा है? लेदर, लेदर जब बर्न करते हैं ना कुछ उस टाइप की स्मेल आएगी। तो मैंने एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसमें से ना कुछ गैस निकल रही थी जिसमें एक स्मेल आ रही थी सल्फर के जलने की। किसकी स्मेल आ रही थी? बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम टिप्स पे याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया फेरस सल्फेट। इसे मुझे क्या करना है? हीट करना है। तो हीट करने के लिए डेल्टा का साइन बताया था ना मैंने, आप इसकी जगह हीट भी कर सकते हो। तो पहले आएगी बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, फिर आप देखोगे कि जो ग्रीन कलर है ना वो धीरे धीरे ब्राउन कलर में बदल रहा है। धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्राउन कलर के सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज हो गया ना, तो मुझे पता चल गया मेरी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में इस तरह से कलर चेंज होता है। अब कलर चेंज क्यों हुआ वो बता देती हूँ। ये जो सल्फेट था ना वो दो गैस में कन्वर्ट हुआ, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। समझ गए मेरी बात? ये जो सल्फेट है ना वो दो गैस में कन्वर्ट होगा, नाम याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कौन सी? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। बर्निंग स्मेल इसकी वजह से आ रही थी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर किसकी वजह से था? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। समझ गए मेरी बात? और ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। किस में टूटेगा? एक मिनट ध्यान से देखना। आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, है ना, आप बोल रहे हो ना, फेरिक ऑक्साइड, आयरन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। जब आयरन में फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरस, तो वैलेंसी होती है 2। जब बोलते हो फेरिक तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। याद रखोगे ना इस बात को? फेरस में वैलेंसी कितनी होती है और फेरिक में कितनी वैलेंसी होती है, ठीक है। चलो अब क्या बनेगा कंपाउंड? Fe2O3। तो यहाँ पे बनेगा Fe2O3। समझ गए मेरी बात? अब ये है तुम्हारा ब्राउन कलर का, कौन से कलर का? और ये कौन से कलर का है? ग्रीन। तो जब आपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल को गर्म किया ना तो पहले बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आया और ग्रीन कलर किस में बदल गया? ब्राउन कलर में बदल गया। तो मुझे पता चला कि इस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। आ गया समझ में? तो लिखो रजिस्टर में, थर्ड हेडिंग डालो चेंज इन कलर, कैरेक्टराइज में डालो हेडिंग चेंज इन कलर और लिखो इसमें some chemical reaction are characterized by change in color, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, फेरस सल्फेट FeSO4 लिखो और नीचे इसका कलर जरूर लिख लेना, ग्रीन कलर, ओके। FeSO4 नीचे लिखो ग्रीन कलर, एरो बनाओ, ऊपर हीट का सिंबल, देन Fe2O3, इसके नीचे ब्राउन प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। समझ आ गया सबको? सारी रिएक्शंस में कलर बदलेगा? नहीं, कुछ में बदलेगा। देन Fe2O3, बच्चों बीच में प्लस साइन लगा लेना, प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो अब ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कर ली हमने? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पहले में क्या था? गैस निकलना, दूसरे में क्या था? प्रेसिपिटेट का बनना, तीसरे में क्या है? कलर का चेंज होना। चलो अब देखते हैं तुम लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर बदलता है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी अच्छे वाले। चलो तुम लोग खाना खाते हो? अच्छा बताओ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के जितना होता है क्या? हमारी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। हमारी अंदर की बॉडी बहुत गर्म होती है। क्यों होती है? आप खाना खा रहे हो, आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, सही है ना? आपका फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट।
फिर ब्लड उस फूड को कहाँ पे लेके जाएगा? सेल्स में। तो हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से। तो वो डाइजेस्टेड फूड हर सेल के पास पहुँच गया। ठीक है, अब आपने सांस ली, ब्रीथ इन किया, तो ऑक्सीजन ले गए। ऑक्सीजन किस में मिल गया? ब्लड में। अब ब्लड ने वो ऑक्सीजन को सेल को दे दिया। समझ गए? तो ब्लड क्या कर रहा है? आपकी बॉडी के अंदर क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है। अब आपका जो सेल है ना, उसको क्या मिला? फूड, डाइजेस्टेड फूड, ब्लड की हेल्प से। और क्या मिला? ऑक्सीजन। सही है। अब फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। फूड ऑक्सीजन से क्या करेगा? और मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, वहाँ पे बर्निंग होगी, लास्ट क्लास में बताया था ना। तो अब हमारा फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बर्निंग होगी, और क्या रिलीज होगी? हीट एनर्जी। इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट एनर्जी निकल रही है ना। हाँ, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे फूड का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या किसी को? एक और एग्जांपल लेते हैं। चूना सुना है किसी ने? चूना क्या होता है? चूना क्या होता है? चूना कैल्शियम ऑक्साइड है ना। पान में भी डलता है ना, पान जो खाते हैं उसमें भी चूना लगाते हैं ना, वाइट कलर का होता है वो, CaO। समझे मेरी बात? चूना क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। जब नगर निगम वाले स्ट्रीट्स की आपके सफाई करते हैं ना, तो वाइट कलर के पाउडर को भी खेद देते हैं। वो वाइट कलर का पाउडर यही होता है, चूना। समझ गए मेरी बात? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसे आप लोग पानी में डाल दो। किस में डाल दो? पानी में। अभी आप लोग वाइट वॉश करा लेते हो ना। पहले ज़माने में ना वाइट वॉश नहीं होती थी। पहले ज़माने में मतलब वाइट वॉश तो पहले भी होती थी, अभी हम लोग पेंट यूज़ करते हैं। अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पहले ना इसे यूज़ करते थे। एक ड्रम लेते थे प्लास्टिक का, उसमें बहुत सारा चूना डाल देते थे और फिर डाल देते थे पानी, और फिर लकड़ी से उसे घुमाते थे। क्यों घुमाते थे लकड़ी से? क्योंकि जब CaO पानी से मिक्स होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट निकालता है। इतना ज़्यादा हीट निकालता है कि पता है वो ड्रम में ना बुलबुले उठने लगते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट निकलती थी कि पानी गर्म हो जाता था। समझे मेरी बात? तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। समझ गए मेरी बात? आप घर पे कर सकते हो, है ना। एक बाल्टी लेना, एक ग्लास ले लेना, और उसे आधा मतलब भर देना चूने से, और फिर पानी डाल के देखना तो वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट एनर्जी निकल रही होगी, तो मतलब वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया, आगे से भी समझाना है। ये सारी रिएक्शंस को दोबारा रिपीट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर में डालती हूँ ना, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में निकलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। समझ गए मेरी बात? तो लिखो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। और इसमें लिखो some chemical reactions are characterized by change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल लिख लो, CaO प्लस वाटर। एग्जाम्पल में CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, हीट निकल रही है तो सीधी सी बात है रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डन। अब बचा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज चेंज इन स्टेट। ठीक है, ये लास्ट कैरेक्टराइज्ड है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर बच्चों क्या चेंज हो जाता है? स्टेट चेंज हो जाता है।
एंड बेस्ट एग्जाम्पल। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर लिया, उसमें डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? अब इधर ना 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दिए, दिख रहा है ना टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब को हमने उल्टी करके रख दिया। इधर हम लोगों ने 2 रॉड्स डाली, उन्हें तार से कनेक्ट किया और इसमें पास कर दिया करंट। समझ गए? इसके अंदर क्या है? पानी, और पानी में आपने क्या कर दिया? करंट पास कर दिया। सीधा बैटरी लो, बैटरी से 2 तार निकालो, पानी में डाल दो। समझ गए मेरी बात? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसमें हमने क्या कर दिया? तार डाल दिए, और उसमें क्या पास कर दिया? करंट। तो आप देखोगे यहाँ पे बुलबुले उठेंगे। अब मैंने बताया था जब बबल्स निकलते हैं तो क्या निकलती है वहाँ पे? गैस। तो ये पहले क्या था? लिक्विड, और उसकी वजह से क्या निकल रही है? स्टेट चेंज हो गई ना। लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट क्रिएट हो गई? तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है। लिक्विड से क्या क्रिएट हो गया? गैस। समझ आ गई मेरी बात? हो गई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। क्लियर हो गया? तो लास्ट डाल दो चेंज इन स्टेट, और इसमें लिख लेना सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, some chemical reactions are characterized by change in state, characterized by change in state। एग्जाम्पल तुम्हारा वाटर, अगर हम वाटर के अंदर करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर आप लोग इसके अंदर पास कर रहे हो तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। और कौन सी गैस बन रही है? समझ गए ना? वाटर टूट गया, वाटर टूट गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, कोई दिक्कत है? मैंने बोला था जब गैस निकलेगी तो हम एरो ऊपर की तरफ बना देंगे। याद है आप लोगों को ये बात? हो गया कंप्लीट, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कंप्लीट।